वेलकम। हम कोलरोस नियम तथा चालकता मापन के अनुप्रयोग प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले हमने चालकता मापन कर दिया था कंप्लीट और कोलरोस नियम पढ़ रखा है। तो कोलरोस नियम के सहायता से हम दुर्बल व प्रबल दोनों विद्युत अपघटयों की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता व मोलर चालकता निर्धारित कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन के अंदर हम यहाँ पर अधिकतम दुर्बल विद्युत अपघटय की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है, कोलरोस नियम से हम ज्ञात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघटय। दुर्बल विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर चालकता का निर्धारण। तो अनंत तनुता पर चालकता का निर्धारण कैसे करते हैं? कोलरोस नियम और चालकता मापन की सहायता से वो प्रक्रिया हम यहाँ लेके चल रहे हैं। एक चीज़ और वापस ध्यान रखना, डी/हकल ऑनसागर जो समीकरण है उसकी सहायता से हम प्रबल विद्युत अपघटयों की अनंत तनुता पर मोलर व तुल्यांक चालकताएं ज्ञात करते हैं, जबकि यहाँ पर हम केवल अभी कोलरोस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर व तुल्यांक चालकता निर्धारित करेंगे। तो सामान्यतः डीएचओ या डी/हकल ऑनसागर समीकरण द्वारा दुर्बल विद्युत अपघटयों की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता ज्ञात नहीं की जा सकती है। इसलिए हम कोलरोस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघटयों की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता ज्ञात करते हैं। और यहाँ तुल्यांक चालकता ज्ञात करने के लिए आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलरोस नियम आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम कोई भी दुर्बल विद्युत अपघटय जैसे एसिटिक अम्ल लेकर के इसकी अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांक चालकता ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसकी मोलर व तुल्यांक चालकता ज्ञात करने के लिए हम प्रत्यक्ष रूप से मोलर व तुल्यांक चालकता ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम इसकी तुल्यांक चालकता प्रदर्शित करें तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम एसीटेट आयन की अनंत तनुता पर चालकता तथा हाइड्रोजन आयन की अनंत तनुता पर चालकताओं का योग करके निर्धारित करते हैं या ज्ञात करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, चूंकि ये दुर्बल विद्युत अपघटय है इसलिए अनंत तनु विलयन पर भी इसका 100% आयनीकरण लगभग नहीं हो पाता है, या इसका पूर्ण आयनीकरण करने के लिए विलयन को अत्यधिक तनु करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में सामान्यतः आसानी से इनकी तुल्यांक चालकताएं ज्ञात करना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का उपयोग करके एसीटेट आयन की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता एक प्रबल विद्युत अपघटय जिसमें एसीटेट आयन उपस्थित होता है उसकी अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता या मोलर चालकता से हम एसीटेट आयनों की चालकता प्राप्त करते हैं, तथा H+ आयन जो दिया गया इसका अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता हम प्रबल विद्युत अपघटय HCl है उससे प्राप्त करते हैं, तथा इन दोनों में जो अतिरिक्त आयन है उन आयनों से बने हुए विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को घटा दें तो शेष जो चालकता प्राप्त होगी वह चालकता एसीटेट आयनों के बराबर होगी। और इसी तरीके से हम अप्रत्यक्ष रूप से किसी दुर्बल विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर तुल्यांक व मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर यह इसके बराबर कैसे है उसको हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ पर सोडियम एसीटेट जो दिया गया है इसका यदि आयनिक चालकताओं के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो एसीटेट आयन दे रखा है, प्लस दूसरे आयन के रूप में यहाँ पर सोडियम आयन है, इसके साथ में जो HCl दे रखा है वो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। तो HCl से उत्पन्न H+ आयन की अनंत तनुता पर चालकता, दूसरा है Cl- आयन की अनंत तनुता पर चालकता, और माइनस में आपको दी गई है Na+ की अनंत तनुता पर चालकता, और माइनस में ही हो जाएगा आपके Cl- की अनंत तनुता पर चालकता। ऐसी स्थिति में HCl से उत्पन्न हुए हुए ये Cl आयन इन Cl आयनों से कट जाएंगे या इनकी जो चालकता है वो इससे कट जाएगी, और ऐसे सोडियम आयनों की अनंत तनुता पर जो चालकता दी गई है वो इन सोडियम आयनों की अनंत तनुता पर चालकता से कटते ही यह मान पूर्णतः एसीटेट आयनों की अनंत तनुता पर चालकता और हाइड्रोजन आयनों की अनंत तनुता पर चालकताओं की बराबर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात करने के लिए हम प्रबल विद्युत अपघटय जिसमें एसीटेट आयन है तथा
दूसरा प्रबल विद्युत अपघट्य जिसमें H+ आयन है उनकी चालकताओं को जोड़ करके अतिरिक्त आयनों युक्त विद्युत अपघट्य की चालकता को घटा करके हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर चालकता ज्ञात करते हैं। इसी तरीके से यदि मैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेकर के इसकी मूलर चालकता अनंत अनुता पर ज्ञात करना चाहूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगी? सामान्यतः तो ये बराबर होती है अमोनियम आयनों की अनंत अनुता पर आयनिक चालकता और दूसरा हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयनों की अनंत अनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर। लेकिन यदि अमोनियम आयन प्राप्त करने हैं तो प्रबल विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड की से हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता लेंगे और हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को जोड़ देंगे। लेकिन अतिरिक्त आयन Cl और Na उपस्थित हैं तो इनकी से निर्मित NaCl विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांक चालकता को अगर या मोलर चालकता को घटा दिया जाए तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता अनंत अनुता पर ज्ञात की जा सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोलराउस नियम की सहायता से आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का उपयोग करते हुए किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न किए गए आयनों की स्वतंत्र अनंत अनुता पर चालकताओं को हम प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकताओं को जोड़कर घटा करके अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हैं और यही कोलराउस नियम का इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग कहलाता है। नेक्स्ट हम अनुप्रयोग के रूप में बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पे और ये है वापिस दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा, दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा जिसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं उसका निर्धारण भी हम कोलराउस नियम से करेंगे। तो यहाँ सामान्यतः आयनन की मात्रा जो है ये किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न किए गए आयनों की सांद्रता बटा कुल सांद्रता के अनुपात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आयनन की मात्रा का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि दी गई सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की चालकता तथा विद्युत अपघट्य की कुल चालकता, विद्युत अपघट्य की कुल चालकता, इन दोनों का अनुपात ही आयनन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। या फिर हम इसको सामान्य सूत्र के रूप में प्रदर्शित करें, आयनन की या आयनित मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात, कुल मोलों की संख्या का अनुपात आयनन की मात्रा को दर्शाता है। अर्थात कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य विलायक में घोले जाने पर कितनी मात्रा में आयनित हुआ है तुलनात्मक रूप से, उसी को हम आयनन की मात्रा कहते हैं। अतः सामान्य सूत्र के रूप में किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के निश्चित सांद्रता पर आयनित मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात हम आयनन की मात्रा के रूप में दर्शाते हैं। और यही आयनन की मात्रा विलयन में यदि कोई भी विद्युत अपघट्य आयनीकृत होता है तो उससे उत्पन्न होने वाले जो आयन हैं उनकी चालकताओं को हम दी गई सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की चालकता से ज्ञात कर सकते हैं। तथा यदि विलयन को अनंत अणु कर दिया जाए तो उसका पूर्ण आयनीकरण हो जाएगा और पूर्ण आयनीकरण होने पर कुल मोलों की संख्या अनंत अनुता पर चालकता के बराबर होगी। ऐसी स्थिति में हम विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा, दी गई सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की चालकता और विद्युत अपघट्य की चालकताओं के अनुपात के बराबर ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात अल्फा का मान किसी सांद्रता C पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता या सामान्य चालकता के अनुपात के बराबर होगी। तो इस तरीके से हम
कोलरोस नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की सहायता से तथा सांद्रता C पर विधि अनंत या विद्युत अपघटय की मोलर सांद्रता की सहायता से आयनन की मात्रा ज्ञात करते हैं, जो कि सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से प्रायोगिक रूप से ज्ञात करना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट हम तीसरा अनुप्रयोग ले रहे हैं, जो कि वापस दुर्बल विद्युत अपघटयों के लिए है। और यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघटयों के आयनन की मात्रा यदि प्राप्त हो जाती है तो हम इनके अम्ल वियोजन स्थिरांक व क्षार वियोजन स्थिरांक को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम तीसरा अनुप्रयोग लेके चल रहे हैं, नंबर 3, और ये है दुर्बल विद्युत अपघटय के वियोजन स्थिरांक का निर्धारण। वियोजन स्थिरांक का निर्धारण। और यहाँ पर हम यदि विद्युत अपघटय अम्ल ले रहे हैं तो अम्ल वियोजन स्थिरांक, क्षार ले रहे हैं तो क्षार वियोजन स्थिरांक के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो Kb क्षार वियोजन स्थिरांक है और Ka अम्ल वियोजन स्थिरांक, अर्थात विलयन में इनकी कितनी मात्रा आयनीकृत हुई है उसी के आधार पर हम Ka व Kb साम्य संबंध से प्रदर्शित करते हैं या ज्ञात करते हैं। अब मैं उदाहरण के रूप में यदि प्रदर्शित करें कि एसिटिक अम्ल दिया गया है और एसिटिक अम्ल को यदि जलीय विलयन में घोला जाता है तो यह आंशिक आयनीकृत होकर के एसीटेट आयनों तथा जल योजित H+ आयनों, एसीटेट आयनों तथा जल योजित H+ आयनों के साथ में एक साम्य प्रदर्शित करता है। और यह साम्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस साम्य पर हम ओस्टवाल्ड तनुता का नियम अप्लाई करते हैं। तो ओस्टवाल्ड तनुता नियम आपने पढ़ रखा है और इस नियम की सहायता से ही हम Ka व Kb का मान ज्ञात करते हैं। चूँकि दुर्बल विद्युत अपघटय साम्य प्रदर्शित करते हैं, साम्य के अंदर प्रारंभिक मूलों की संख्या, यदि एसिटिक अम्ल के प्रारंभिक मूल आपको दिए हुए हैं 1 और साम्य से पूर्व इनके उत्पाद के मूलों की संख्या 0 होगी। यदि इसके आयनन की मात्रा की बात कर रहे हैं, अर्थात साम्य पर आयनन की मात्रा की बात की जाए तो ये इसमें से यदि अल्फा मूल वियोजित होते हैं तो 1 माइनस हो जाएगा अल्फा और यहाँ हो जाएगा अल्फा और यहाँ पर भी हो जाएगा अल्फा। यदि यहाँ पर साम्य पर मूलों की संख्या दी गई है और हमें इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है तो सांद्रता यदि प्रदर्शित की जाए किस पर, साम्य सांद्रता अगर हम प्रदर्शित करें तो साम्य सांद्रता किस पर निर्भर करेगी, एसिटिक अम्ल की प्रारंभिक सांद्रता से निर्भर या उस पर निर्भर करती है। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रारंभिक सांद्रता C है और साम्य पर सांद्रता एसिटिक अम्ल की 1 माइनस अल्फा है तो साम्य पर ये मूलों की संख्या इतनी है तो सांद्रता C से गुणनफल से प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से एसिटेट आयनों की सांद्रता होगी C इंटू अल्फा, H+ आयनों की सांद्रता होगी वापिस C इंटू अल्फा। अब हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियमानुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अम्ल वियोजन स्थिरांक का संबंध प्राप्त करते हैं। और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम या लॉ ऑफ मास एक्शन से हम Ka अगर ज्ञात करते हैं तो उत्पाद की सांद्रताओं का गुणनफल बटा क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल या उनकी सक्रियताओं के गुणनफल के अनुपात के बराबर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम ऊपर तो लिखेंगे जो साम्य दिया गया उसके उत्पाद में क्या क्या है, तो उत्पाद में है एसीटेट आयन, उसकी सक्रियता। दूसरे नंबर पर हम लेंगे H+ आयन, उत्पाद में है उसकी सक्रियता जलयोजित आयनों के रूप में, तथा क्रिया कारकों की सक्रियताओं का अनुपात। और क्रिया कारक में यहाँ पर क्या है, एसिटिक अम्ल। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियमानुसार जो साम्य दिया गया है उस साम्य के लिए हम अम्ल वियोजन, चूंकि ये अम्ल है विलयन में H+ आयन उत्पन्न कर रहा है, इसलिए अम्ल वियोजन स्थिरांक का मान उत्पाद, साम्य के अंदर जो उत्पाद है उनकी सक्रियताओं का गणनफल और
क्रिया कारकों की सक्रियताओं के अनुपात के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में Ka प्राप्त हो जाएगा। और यदि मैं इनकी सांद्रताएं प्रदर्शित करता हूँ, तनु विलयन है, हम तनु विलयन लेकर प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर सक्रियताएं सांद्रता के बराबर होगी। और यहाँ पर यदि मैं एसीटेट आयन की सांद्रता प्रदर्शित करूँ तो ये है सी अल्फा, H प्लस आयन की सांद्रता प्रदर्शित करें तो ये भी है सी अल्फा अपॉन एसिटिक अम्ल की सांद्रता यहाँ दे रखी है C इंटू 1 माइनस अल्फा। सरल करें तो एक C से कट जाएगा और Ka का मान प्राप्त हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर दिया गया अल्फा आयनन की मात्रा है, और यदि अल्फा आयनन की मात्रा है तो इसे हम इससे पहले अनुप्रयोग के अंदर दी गई सांद्रता C पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकताओं के अनुपात के द्वारा ज्ञात करते हैं। और उसी अनुपात से ज्ञात किया गया आनंद की मात्रा को यदि इसमें रख दिया जाए तो अम्ल वियोजन स्थिरांक प्राप्त होता है। इसी तरीके से यदि कोई क्षार दिया गया है तो क्षार का वियोजन स्थिरांक हम Kb के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और Kb उत्पाद के अंदर जो क्षार के आयन है, यदि मैं यहाँ पर क्षार के रूप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ तो क्षार के रूप में साम्य में अमोनियम आयन प्राप्त होंगे और दूसरे हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होते हैं। तो इसके अंदर Kb का मान अगर ज्ञात करें तो उत्पाद के अंदर प्राप्त आयन की सक्रियताएं, दोनों का गुणनफल और क्रिया कारक जो दिया गया है उनकी सक्रियता हम यहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा NH4OH की सक्रियता। और इन दोनों के अनुपात में वापस वही प्रक्रिया है। यदि इसकी प्रारंभिक सांद्रता 1 है तो ये हो जाएगी 0 0। आयनन की मात्रा अल्फा है तो इसके शेष मूल बचेंगे 1 माइनस अल्फा, ये बचे होंगे अल्फा, ये भी प्राप्त होंगे अल्फा। सांद्रता C दे रखी है तो हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। उसके बाद में इन सांद्रताओं के मान, साम्य सांद्रताओं के मान रख दिए जाएं तो सीधा सा C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के रूप में क्षार वियोजन स्थिरांक प्राप्त होता है। और इस क्षार वियोजन स्थिरांक में भी अल्फा निश्चित सांद्रता C पर एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो कि कोलराउस नियम से ज्ञात की जाती है। और कोलराउस नियम से यदि हम ज्ञात करें कोलराउस नियम से, तो कोलराउस नियम से लैम्डा m इन्फिनाइट एसिटिक अम्ल के लिए ज्ञात करें, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए ज्ञात करें तो अमोनियम आयनों, स्वतंत्र अभिगमन युक्त अमोनियम आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा हाइड्रोक्साइड आयन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता के योग के बराबर हम इसकी मोलर चालकता को प्रदर्शित करते हैं। और यह प्रक्रिया कोलराउस संबंध से या कोलराउस नियम से प्राप्त होती है। और यहाँ पर हम अप्रत्यक्ष रूप से अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से NaCl की मोलर चालकताओं को घटा करके अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघटय अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता ज्ञात करेंगे, उसका मान रखेंगे यहाँ पर। और इसके ऊपर जो दिया गया लैम्डा mc है, ये जो चालकता है निश्चित सांद्रता C की चालकता, इस चालकता का निर्धारण हम चालकता मापन से करते हैं। कहाँ से किया जाता है? चालकता मापन, जो प्रक्रिया हमने पहले ले रखी है उससे हम किसी निश्चित सांद्रता C पर जो विलयन है उसकी उस समय सांद्रता या चालकता कितनी है वो हम व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से प्रतिरोध ज्ञात करके उसकी व्युत्क्रम के रूप में प्राप्त करते हैं तथा लैम्डा m इन्फिनाइट को कोलराउस नियम के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करते हैं। उससे ज्ञात हो जाएगा अल्फा। अल्फा का मान समीकरण में रख दें, C यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की ली गई सांद्रता है तो अपने आप ही Kb या क्षार वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षार वियोजन स्थिरांक, यहाँ पर चूंकि वियोजन स्थिरांक लिखा है इसका मतलब ये दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए ही वियोजन स्थिरांक प्रयुक्त किया जाता है, जबकि प्रबल विद्युत अपघटय है वो पूर्ण आयनीकृत हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, नंबर 2 उसके आयनन की मात्रा और नंबर 3
हम दुर्बल विद्युत अपघटय के अम्ल के रूप में हैं तो अम्ल वियोजन स्थिरांक, और क्षार के रूप में हैं तो क्षार वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट अनुप्रयोग प्रयुक्त कर रहे हैं और वो है नंबर 4 पे, और ये है आंशिक विलेय विद्युत अपघटय। आंशिक विलेय विद्युत अपघटय की विलेयता या सॉल्युबिलिटी का निर्धारण भी हम इससे कर सकते हैं। तो कोलरोस नियम तथा चालकता मापन के द्वारा हम किसी भी आंशिक विलेय विद्युत अपघटय की विलेयता या सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन या कैलकुलेट या निर्धारित कर सकते हैं। अब इस निर्धारण में प्रक्रिया क्या है ये जरूर ध्यान रखना। पहली बात आप इसमें ध्यान रखेंगे वो ये है कि जब भी हम किसी आंशिक विलेय विद्युत अपघटय की बात करते हैं, जैसे AgCl दिया गया है, Ag2SO4 दिया गया है, PbSO4 दिया गया है या BaSO4 दिया गया है, इस तरीके के जो दुर्बल विद्युत अपघटय हैं वे जल में, या आंशिक विलेय विद्युत अपघटय हैं, ये जल में बहुत अति अल्प मात्रा में घुलते हैं, और यदि अति अल्प मात्रा में घुलते हैं तो ठोस के साथ में यदि विलयन बनाया जाए तो प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन होगा। तो यहाँ पर पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि आंशिक विलेय विद्युत अपघटय है तो उनके विलयन हमेशा क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं, और यदि संतृप्त विलयन है तो संतृप्त विलयन की सांद्रता ही क्या कहलाती है, संतृप्त विलयन की सांद्रता को ही हम विलेयता कहते हैं। तो वापस ध्यान देना, सामान्य विद्युत अपघटय के लिए बात नहीं कर रहे, हम आंशिक विलेय विद्युत अपघटय क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आंशिक विलेय विद्युत अपघटय का जो विलयन है वो हमेशा संतृप्त होता है, और उस संतृप्त विलयन की सांद्रता को हम किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, विलेयता के द्वारा। तो विलेयता वास्तव में क्या है, किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित किसी विद्युत अपघटय की निश्चित विलायक के सापेक्ष जो सांद्रता है उसी को हम विलेयता कहते हैं। और चूंकि ये आंशिक विलेय विद्युत अपघटय संतृप्त विलयन बनाते हैं इसलिए इनकी सांद्रता को भी हम विलेयता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और अगर यहाँ पर सांद्रता ज्ञात कर लें तो वही सांद्रता विद्युत अपघटयों के लिए सांद्रता ही किसके बराबर हो जाएगी, विलेयता के बराबर। तो चूंकि इन विद्युत अपघटयों की सांद्रता यदि m दी गई है तो यहाँ पर दिया गया m किसके बराबर होगा, s के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा आंशिक विलेय विद्युत अपघटय की सांद्रता मोलरता के रूप में यदि दी गई है तो यही मोलरता विलेयता के बराबर होगी। और ऐसी स्थिति में हम इस मोलरता का जो संबंध प्रदर्शित करेंगे वही संबंध यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर सूत्र क्या आएगा, कौन से सूत्र से m ज्ञात करेंगे, तो m बराबर हो जाएगा k इंटू 1000 अपॉन लैम्डा इन्फिनाइट m, या जो भी विद्युत अपघटय दिया गया उसको लिखा है। सूत्र वही है, मोलर अनंत अनुता पर मोलर चालकता का सूत्र लैम्डा m इन्फिनाइट बराबर होता k इंटू 1000 अपॉन m। यहाँ पर m को हम इधर लेके आ गए और यहाँ अनंत अनुता पर मोलर चालकता को इधर लेके आ गए। तो इस प्रकार पक्षांतर करने के बाद m का मान यदि ज्ञात किया जाए तो वही m का मान विलेयता के बराबर होगा, सॉल्युबिलिटी के बराबर होगा। और अगर सॉल्युबिलिटी के बराबर है तो यहाँ पर लैम्डा m का मान हम कहाँ से ज्ञात करते हैं, कोलराउस नियम की सहायता से लैम्डा m हम ज्ञात कर लेंगे, जो कि धनायन की अनंत अनुता पर और ऋणायन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। जो भी विद्युत अपघटय लेंगे, जैसे AgCl लिया है तो यहाँ Ag धनायनों की अनंत अनुता पर और Cl माइनस आयनों की अनंत अनुता पर जो आयनिक चालकताएं हैं उनका योग AgCl की मोलर अनंत अनुता पर मोलर चालकता के बराबर होगा। और चूंकि जो विलयन दिया गया है जिसमें लिया गया ये विद्युत अपघटय बहुत अल्प मात्रा में घुलता है तो प्राप्त विलयन भी अनंत तनु विलयन की तरह व्यवहार करेगा। ऐसी स्थिति में हम सीधे ही
इनके लैम्डा m इन्फिनाइट का मान या तो चालकता मापन से भी ज्ञात करें तो भी परिणाम वही आएगा, या फिर हम अप्रत्यक्ष रूप से कोलराउस नियम से ज्ञात करें तब भी यही परिणाम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम तीसरे अनुप्रयोग के अंदर किसी भी आंशिक विलेय विद्युत अपघटय की विलेयता का निर्धारण कोलराउस नियम व चालकता मापन के अनुप्रयोग के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। अब अंतिम पॉइंट आता है जो कि अनुप्रयोग नंबर 5 के रूप में ले रहे हैं, वो है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल भी हम KW भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। और जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें जल के वियोजन की प्रक्रिया ध्यान रखनी है, जिसमें H+ और OH- होता है ये दोनों। और चूंकि यह दुर्बल विद्युत अपघटय है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए यह विलयन में आंशिक आयनीकृत होगा। ऐसी स्थिति में इस H+ आयनों की अनंत तनुता पर चालकता का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, और यह मान निश्चित होता है 349.8 जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर साइमंस पर तुल्यांक के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरीके से OH- आयन के लिए ये मान होता है 198.5 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर के द्वारा। ये दोनों मान हम विलयन से प्राप्त कर सकते हैं। अनंत तनुता पर H+ और OH आयन दोनों का निर्धारण हम कोलराउस के नियम की सहायता से आयनों के स्वतंत्र अभिगमन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि ये दोनों मान ज्ञात हो चुके हैं तो हम जल की विशिष्ट चालकता जो कि निश्चित होती है, उस विशिष्ट चालकता का उपयोग करके KW ज्ञात करते हैं। और जल के लिए विशिष्ट चालकता का मान होता है 5.54 × 10⁻⁻8 साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। और ये मान रखकर हम मोलरता ज्ञात करते हैं। और जल की मोलरता किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? चूंकि जल दुर्बल विद्युत अपघटय है, अतः इसकी मोलरता विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता और OH आयनों की सांद्रता के बराबर होगी, क्योंकि एक जल का अणु आयनीकृत होकर OH और H+ आयन एक एक ही उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में मोलरता बराबर हो जाएगा जल के लिए विशिष्ट चालकता इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, चूंकि मोलरता यहाँ ले रखी है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा जल के अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और जल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता हम कोलराउस नियम से ज्ञात करते हैं। और कोलराउस नियम से ज्ञात किया जाए तो λH+ इन्फिनाइट और λOH- इन्फिनाइट दोनों की अनंत तनुताओं के योग के बराबर होगा। चूंकि ये मान हमने पहले लिख रखे थे, जो कि हम चालकता मापन विधि के द्वारा या फिर कोलराउस नियम के स्वतंत्र अभिगमन के नियम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, तथा H2O का मान विशिष्ट चालकता का मान दिया गया है। ऐसी स्थिति में ये M या H+ और OH आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये सांद्रता ज्ञात की जाए तो इन सभी के मान रखने पर ये 1.01 × 10⁻⁻7 आयन या मूल इनवर्स आयन पर लीटर के रूप में प्रदर्शित की जाती है। और यदि मैं यहाँ पर KW ज्ञात करना चाहूँ, जो कि H+ आयन और OH आयन की सांद्रताओं के या सक्रियताओं के गुणनफल के बराबर है, तो इन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो लगभग यह मान प्राप्त होता है 298 केल्विन टेम्परेचर पर। तो इस तरीके से KW जो दिया गया है, जल का आयनिक गुणनफल हम ज्ञात कर सकते हैं। गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इस कोलराउस नियम व चालकता मापन की विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण है, चालकता मापन के अनुप्रयोग कहे तो भी यही आते हैं, जिसमें सिर्फ फर्स्ट वाला जो है दुर्बल विद्युत अपघटनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसको छोड़ दें, तो बाकी के जो अनुप्रयोग दिए गए हैं
उन अनुप्रयोगों को हम चालकता मापन के अनुप्रयोग में भी काम में लेते हैं, और यहाँ पर जितने बताए हैं ये सभी कोलराउस नियम के अनुप्रयोग के रूप में भी काम में आते हैं। सो मच, थैंक यू सो मच। अब इस क्लास को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में नया टॉपिक लेके वापस प्रारंभ करेंगे। थैंक यू सो मच।